बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो है क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जो कि फंडामेंटल और बुनियादी जो बुक से मेन सब्जेक्ट है। वो 7 सेमेस्टर बीएसएन में ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो क्रेडिट हावर है वो भी ज़्यादा है, तकरीबन 7 क्रेडिट हावर है ये इस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा लाज़मी होती है आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जहाँ पे भी जितने भी टेस्ट वगैरह इंटरव्यू आप जाते हैं, चाहे वो जो भी इंटरव्यू हो या जो भी टेस्ट हो, चाहे वो इनफ्लेक्स हो या चाहे वो सऊदी का हो या मतलब दुबई का हो, ठीक है। जितने भी टेस्ट होती है ना, तो वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो ट्रायल सिस्टम है ना, तो उस पे वो बेस करते हैं। जितने भी क्वेश्चन होती है, मतलब आपकी प्रायोरिटाइजेशन को चेक करते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम पार्ट टू पार्ट जो है वो आपको अपलोड करेंगे। सबसे पहले मैं आप को थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू देता हूँ ना। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो इसमें मतलब पार्ट ए है, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई और एफ, इसी तरीके से तकरीबन 7 पार्ट्स है ना। तो हम हर एक पार्ट्स को अलग अलग वीडियो में बनाएंगे ताकि आपको इजीनेस भी हो, और आपको जो कंसेप्ट है हर पार्ट में अलग अलग जो है वो एक कंसेप्ट उसने क्या हुआ है टीच किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको हाँ, कि जो कंसेप्ट है क्रिटिकल केयर नर्स के, वो फर्स्ट यूनिट में सारा कंसेप्ट आपको जो है वो डिस्प्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने ऐसा करना है कि जो भी स्टूडेंट हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं ना, तो उसको चाहिए होती है कि वो अपने साथ कॉपी नोट्स वगैरह लाजिम रख लीजिए। मैं आपको जो एमसीक्यूज पॉइंट आउट करा रहा हूँ ना, तो वो आप अपने साथ लिख लीजिए, ताकि बाद में जो है वो आपको मतलब वो पॉइंट सिर्फ आपने देखने होंगे, वो आपको सारा जो मतलब खुलासा है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा-सा फ़ोकस करें, ठीक है, और अपने साथ नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्चुअल जो फाउंडेशन है इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग की, तो इसमें इस ए पार्ट में आपको सबसे पहले क्या जो फाउंडेशन है, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, फाउंडेशन है इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग की, वो सब आपको पढ़ाएँगे। तो क्रिटिकल केयर क्या होती है? मतलब क्रिटिकल केयर अब आपको डिफाइन करा रहे हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। तो इट इज़ एन ongoing intensive treatment provided to patient with life threatening illness or injury required close constant monitoring and support often in an intensive care unit। मतलब ये है कि जो क्रिटिकल केयर होती है ना, ये पहला बात तो ये है कि ऑनगोइंग केयर होती है। ऑनगोइंग मीन कि वो कंटिन्यूअसली आपने जो है वो देखने की जो है वो केयर होती है ना। जो भी पेशेंट आपको क्रिटिकल केयर में या क्रिटिकल केयर की जो यूनिट है उसमें एडमिट हो जाती है ना, तो वहाँ पे आपने ऑनगोइंग केयर देना है, मतलब कंटिन्यूअस केयर देना है। फिर बात क्या है कि जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट है, इंटेंसिव मीन कि आपने वो जो मतलब उसकी जो नीड होती है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटाइजेशन ट्रीटमेंट का आपने करवाना है पेशेंट की, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल केयर वो हालत होती है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग वो नर्स होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ना। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग का मकसद ये है कि इस टाइम में अगर वो पेशेंट मतलब मैनेज नहीं हुआ, उसकी मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं हुई, ठीक है, उसकी जो नीड है वो प्रोवाइड नहीं हुई, तो फिर वो डेथ की तरफ भी चल सकते हैं ना। तो इसीलिए उसको है कि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस आर इंजरीज रिक्वायर्ड क्लोज, इसके लिए आपने जो है वो जो उसको इंजरी हुआ है या उसको ऐसा इलनेस है, बीमारी है जो कि वो बस मतलब वो इस बीमारी से ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो वो कंडीशन में आपने उसको क्रिटिकल केयर में लाना है, ठीक है। फिर ये है कि क्रिटिकल केयर वो केयर होती है जिसमें हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब एक पेशेंट अगर आपको आ जाती है ना, तो फिर आप उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग करते हैं। फिर बाद में हम बढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग यूनिट होती है उसमें हम सपोर्ट देते हैं। किस चीज़, हम 1:1 रेशो इसमें काम करते हैं। मतलब 1:1 रेशो का मकसद ये है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है ना, कि जो भी पेशेंट, एक पेशेंट के साथ एक नर्स होगा और वो उसको मतलब कंटिन्यूअसली जो है वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, देखेगा, इंटेंसिव और जो क्रिटिकल केयर है वो प्रोवाइड करेगा। तो मकसद यही है कि क्रिटिकल केयर जो है वो एक ऐसा कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती है जिसमें हम पेशेंट की जो नीड होती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हम उसको वो नीड प्रोवाइड करते हैं और कांस्टेंट उसको मॉनिटर करते हैं, ताकि वो और वर्स ना हो जाए और उसमें इम्प्रूवमेंट हम लेके आ जाए, ठीक है। फिर आती है डिफिनीशन ऑफ क्रिटिकल इलनेस पेशेंट, ठीक है। तो क्रिटिकल इलनेस पेशेंट की जो डिफिनीशन है, क्रिटिकल इल पेशेंट आर डिफाइंड एज दोज पेशेंट
who are at high risk for actual or potential life threatening health problem। इसमें दो टर्म जो इसकी क्रिटिकल इल पेशेंट में डिफाइन किया हुआ है, एक तो ये है कि क्या है कि जो पर्सन हाई रिस्क पर होगा, तो हाई रिस्क पर जब होगा तो या तो वो एक्चुअल या तो वो उसकी जो एक्चुअल लाइफ है वो रिस्क पर होगा, या उसकी जो पोटेंशियल लाइफ है, तो दोनों हो सकती है। देखिए जब भी एक पर्सन फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सीडेंट हो जाती है ना, तो वो उसकी एक्चुअल क्रिटिकल केयर या उसकी एक्चुअल रिस्क हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें अगर इस पेशेंट ने एक्सीडेंट की है और उससे ब्लीडिंग जारी है और आप कोई भी इंटरवेंशन नर्सिंग नहीं लेते, तो हो सकता है कि उसकी जो पोटेंशियल मतलब उसकी जो आने वाली जो थ्रेटनिंग कंडीशन है, जैसा कि हमने एग्जांपल ली कि अगर एक पर्सन है वो एक्सीडेंट करवा लेते ना, तो फिर उससे भी मतलब ये तो एक्चुअल रिस्क हो गया, लेकिन उसके लिए जो ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो ब्लीडिंग उसके लिए उसकी ज़िंदगी के लिए मतलब वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चल सकती है। किसकी वजह से? ये ब्लीडिंग की वजह से। तो ये पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने एज अ नर्स दोनों को मैनेज करना है। क्रिटिकल नर्स वो नर्स होती है जो एक्चुअल और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या हाई रिस्क को मैनेज करते हैं। द मोर critically ill the patient is, the more likely he or she is to be high vulnerable। मतलब जितना क्रिटिकल इल पेशेंट होगा ना, ज़ाहिर-सी बात है ना, जितना पेशेंट क्रिटिकल होगा, इतना उसकी मतलब उसकी जो हेल्थ है, उसकी डिप्राइवेशन की, उसकी ख़राब होने की जो चांसेस है, वो भी ज़्यादा होती है ना, वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है। वल्नरेबल मकसद ये है कि वो ज़्यादा प्रोन होती है, जल्दी वो चेंज हो सकती है। और वो ऐसा अनस्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स thereby requiring intensive mean strong and available mean अलर्ट जो अलर्ट हो नर्सिंग केयर होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि जो क्रिटिकल नर्सिंग ये क्रिटिकल इल पेशेंट होती है, वो मतलब वो पेशेंट होती है जिसमें क्या होती है कि वो हाई रिस्क पर हो, या तो एक्चुअल या पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की हो सकती है। मतलब एक कंडीशन अगर उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर वो बाद में हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है कि दूसरा बात ये है कि जो मोर क्रिटिकली इल पेशेंट होंगी, तो वो इतना ज़्यादा जो है वो वल्नरेबल होगा, ताकि उसमें क्या हो जाए, वो अनस्टेबिलिटी आ जाए। तो उस अनस्टेबिलिटी से बचाने के लिए आपने जो है वो क्या करना है, उसके लिए इंटेंसिव मीन की स्ट्रॉन्ग अलर्ट नर्सिंग केयर होने चाहिए। समझ में आ रही है? फिर क्या है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग, अब हम आपको ये बताएँगे कि जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग होती है, वो क्या चीज़ होती है? तो इज़ द फील्ड ऑफ नर्सिंग विद अ फोकस ऑन द केयर ऑफ द क्रिटिकली इल और अनस्टेबल पेशेंट। मतलब ये सिंपल बात ये है कि जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग होती है ना, इसमें जो नर्सिंग है, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो मोस्टली फ़ोकस करता है, किस चीज़ पे फ़ोकस करता है? फ़ोकस मोस्टली जो क्रिटिकली इल पेशेंट पे या अनस्टेबल जो पेशेंट होती है, उस पे मोस्टली होती है, ठीक है? और क्रिटिकल केयर नर्सेस कैन बी फाउंड वर्किंग इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड स्पेशलाइज्ड स्पेशलिटी सच एज़ द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड इंटेंसिव जो केयर यूनिट होती है, आईसीयू। तो मतलब जो भी क्रिटिकल केयर नर्सिंग होती है ना, तो वो तो मोस्टली फ़ोकस करते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट पे, ठीक है? और ये इसको इसीलिए जो है वो मतलब वाइड वैरायटी जो एनवायरनमेंट में स्पेशलिटी की बात हो रही है कि जिसमें जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग यूनिट होती है ना, उसमें हर बंदा, जो भी बंदा होगा, वो स्किलफुल होगा। उसके पास वो चीज़ परफ़ॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, तो उसके साथ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की डिग्री मतलब ये उसकी जो सर्टिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए। जो जो भी अगर वेंटिलेटर की मॉनिटरिंग की जो एक फैकल्टी है, उसके साथ उसकी अपनी मतलब सबूत होना चाहिए। जो ये एक चीज़ को चलाती है ना, तो उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। तो क्रिटिकल केयर नर्स अगर वो नर्स है ना, वो अगर आईसीयू में काम करेगा, तो उसके साथ उस आईसीयू की एक्सपीरियंस होना लाज़मी है। तो ये दोनों जगह पे जो है वो स्पेशलिटी हो सकती है क्रिटिकल केयर नर्सिंग की। फिर क्रिटिकल की बात हो रही है कि ये क्रिटिकल, अगर हम क्रिटिकल वर्ड्स की बात करते हैं ना, तो उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है अकॉर्डिंग टू द जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल केयर की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। सबसे पहले कि जो क्रिटिकल कंडीशन होती है, मतलब जो क्रिटिकल बात हो रही है, तो वो क्रूशियल होंगी, ज़रूरी होंगी, ठीक है? दूसरे कि क्राइसिस कंडीशन होंगी। क्राइसिस कंडीशन मकसद ये है कि ये डिटोरेटिंग, वो एक टाइम पे जो है वो क्या, वो ख़राब हो सकती है। एकदम वो क्या हो सकती है, मतलब अब नॉर्मल हो रही है, हर चीज़ नॉर्मल हो रही है। लेकिन जब आपको पता है कि ये क्राइसिस है, तो एकदम एक चीज़ को जो है वो डिटोरेट करा सकती है, मतलब ख़राब या डिविएटेड हो सकती है। तीसरा जो है वो क्रिटिकल केयर
या क्रिटिकल की जो वर्ड्स आती है ना, तो वो इमरजेंसी में ही होती है, क्योंकि जितने भी क्रिटिकल केयर होती है या क्रिटिकल कंडीशन होती है, वो डायरेक्टली हम इमरजेंसी में डील करते हैं, और ये सीरियस भी होती है। क्रिटिकल आप मजाक नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्रिटिकल केयर होती है ना, फिर ये कि रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन होती है। मतलब क्रिटिकल की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आपने इमीडिएट एक्शन करना है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको ऐसा कंडीशन भी क्रिटिकल केयर या इमरजेंसी में आ सकती है कि उसमें सेकंड की या मिनट की बात होती है। अगर वो सेकंड और मिनट में ही आपने उसको कवर नहीं की, तो फिर एक जो है वो एक पेशेंट को ज़ाया हो सकती है, ठीक है। थ्रू एंड कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल केयर कि ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि आपने कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। टोटल डिपेंडेंट, और जो भी जितने भी पेशेंट क्रिटिकल केयर में या आईसीयू में, सीसीयू में, जितने भी मतलब रीनल जो मतलब डीएचयू है, ठीक है, तो ये सारी टोटल डिपेंडेंट पेशेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है, अभी आपने जो है वो एमसीक्यूज के लिए याद याद रखें, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको बता रही है कि कौन सी डिक्शनरी, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक। फिर क्या है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है, ये उसने दोबारा जो है वो डिफाइन किया हुआ कि द केयर ऑफ द सीरियसली इल क्लाइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंजरी और इन अंटिल डिस्चार्ज फ्रॉम इंटेंसिव केयर। देखिए क्रिटिकल केयर नर्सिंग, अभी ये ओवरऑल बात करती है कि जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग की क्या क्या मतलब फराइज हो सकती है या उसकी क्या मतलब वर्क है। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग की पहला ये है कि ये द केयर ऑफ सीरियसली जो इल पेशेंट होती है या इल क्लाइंट होती है, उसको वो उस पॉइंट से लेके मतलब जो क्रिटिकल और सीरियस पॉइंट से लेके या इंजर या इलनेस कंडीशन से लेके डिस्चार्ज तक, मतलब सही सलामत उसको डिस्चार्ज होने तक जो केयर होती है, वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग में ही प्रोवाइड होती है। और कौन प्रोवाइड करते हैं? नर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस पे आपने पहर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं गुड, देखिए कि जितने भी जितना आप एक काम को दिल से करेंगे ना, तो उसमें आपको मज़ा फील होगी ना, तो इसकी वजह से फिर आप और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग डील विद द ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, ट्रॉमा, मेजर सर्जरी। मतलब जितनी भी मतलब क्रिटिकली या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है, ट्रॉमाज होती है या मेजर सर्जरीज होती है, इसमें हम उस क्रिटिकल केयर नर्सिंग उस जगह पे यूज़ होती है जहाँ ह्यूमन रिस्पॉन्स हम डील करते हैं। मतलब ह्यूमन रिस्पॉन्सेज ये है कि वो क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब उसकी ऑक्सीजनेशन सही नहीं है या उसकी सिचुएशन मतलब उसकी जो हार्ट रेट है, बीपी है, जो भी हो, लेकिन अगर एक बॉडी की जो सर्जरी के बाद उसकी वाइटल मैनेजमेंट ना हो, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसकी उस रिस्पॉन्स के मुताबिक उसको हम केयर देते हैं। फिर क्या है कि जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग होती है, तो उसमें कंप्रेहेंसिव स्पेशलाइज एंड इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर सर्विस which are मतलब रेंडर मीन कि देना टू पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। तो जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग होती है, तो ये सबसे पहले बात है कि ये कम्प्रहेंसिव केयर होती है। कम्प्रहेंसिव मीन कि वो एक स्पेशलाइज इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर होती है, जो कि हम उसको क्या करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देते हैं पेशेंट को, ठीक है, ताकि उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और उसकी, देखिए क्रिटिकल केयर नर्सिंग इसीलिए मतलब स्पेशलाइज हम मतलब जो कंसिडर करते हैं इसीलिए, तो उसमें जो भी नर्स होगा वो पेशेंट को भी डील करेगा अकेला, और उसके साथ उसकी फैमिली वो भी डिप्रेशन और डिप्रेस कंडीशन में होंगी, तो वो भी आपने डील करना होगी, ठीक है। तो DG 2005 इसमें उसने क्रिटिकल केयर नर्सिंग की बात की है, ठीक है। फिर क्या है कि जो क्रिटिकल केयर नर्स होती है, अभी हम इससे पहले तो हमने क्या कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग की बात की, ठीक है, कि हम किस तरीके से जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से या मेजर सर्जरी या ट्रॉमा से जो है एक पेशेंट को फ्रॉम द इलनेस और ट्रॉमेटिक कंडीशन से लेकर केयरफुल डिस्चार्ज तक, मतलब उसकी सेहतयाबी तक जो डिस्चार्ज हो जाती है, उस तक हमने केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या करना है कि जो अभी हम बात करते हैं क्रिटिकल केयर नर्स की, तो वो नर्स जो क्रिटिकल कंडीशन हो, तो केयर फॉर अ क्लाइंट हु आर वेरी इल। देखिए क्रिटिकल जो केयर नर्स होती है ना, वो किस क्लाइंट का केयर करेगा, वो उस क्लाइंट का केयर करेगा जो बहुत ज़्यादा इल कंडीशन में हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो। ये तो वो वाला बात ही, प्रोवाइड डायरेक्ट वन टू वन केयर। वन टू वन केयर मैंने पहले भी आपको बताया कि वन टू वन रेशो ये क्रिटिकल केयर नर्स वर्क करते हैं, मतलब एक पेशेंट और एक नर्स उस पे कंटिन्यूसली ऑनगोइंग उसको कंटिन्यूसली केयर देंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइफ एंड डिसीजन, क्या कि लाइफ एंड डेथ
डिसीजन, ठीक है? मतलब इसमें ये है कि आप उसकी जो लाइफ की और डेथ की दोनों की रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आप उस टाइम पे आप मैंने पहले भी बताया ना, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपने इमीडिएट एक्शन लेना है। मतलब आपने मतलब जो भी नर्स जो आईसीयू में काम करेगा ना, तो वो नर्स खुद मुकम्मल कॉन्फिडेंस होंगी। वो जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पेशेंट पे आएगा, तो वो डायरेक्टली अपनी डिसीजन करवाते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसा नहीं होती कि हाँ, वो दूसरों के जो है वो क्या होती है वो के इंतज़ार करते नहीं। क्रिटिकल केयर नर्स खुद अपनी ऊपर कॉन्फिडेंट रखते हैं और पेशेंट को डेथ और इल जो लाइफ है ना, उसमें एक चीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है? At high risk of injury or illness from possible exposure to infection, उसमें क्या करती है कि वो हाई रिस्क आप इंजरी से लेके या इलनेस, वो क्या फ्रॉम पॉसिबल टू एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, तो वो नर्स कोशिश करता है कि वो उसको क्या करते हैं, उसकी जो इन्फेक्शन कंट्रोल है, उसकी जो एक्सपोजर है, उसको क्या करती है, जो हाई रिस्क पर होती है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं क्रिटिकल केयर नर्स। कम्युनिकेशन स्किल इज ऑप्टिमल इंपॉर्टेंट। जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, देखिए, आपकी जो बोलने का अंदाज़, आपकी जो दूसरे को एम्पैथी शो करने का, वो चीज़ शो करने का जो अंदाज़ होती है, अगर ये इफ़ेक्टिव हो, ठीक है? अ, तो आप क्या हो सकती है, आप सक्सेसफुल हो सकती है। जैसे कि आपने सोचा है ना, जितने भी वर्ल्ड वाइड अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो, तो फिर आप कहीं किस जगह पे भी आपको जो है वो चलना और उसकी जो मैनेजमेंट है, वो कभी आप में नहीं आ सकती, ठीक है? फिर बात आ रही है, अभी तक तो हमने मतलब क्रिटिकल केयर पढ़ा, उसकी बुनियादी जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिर क्रिटिकल केयर नर्सिंग की, और फिर क्रिटिकल केयर नर्स की कैरेक्टरिस्टिक और वर्क हमने पढ़ी। अभी हम इंटेंसिव केयर जो यूनिट है, मतलब जो वार्ड जो स्पेसिफाइड आईसीयू वार्ड होती है ना, तो ICU is a place where skilled nurses, doctors, technologists, respiratory therapists, and other complementary are care for the sickest क्लाइंट इन द हॉस्पिटल। मतलब आईसीयू एक ऐसा जगह होती है, एक ऐसे प्लेसमेंट होती है जहाँ पे हाई क्वालिफाइड नर्सेज होती है, स्किलफुल डॉक्टर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, इसी तरीके से जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होती है, जितनी भी होती है ना, वो कंपेटेंट होती है, ठीक है? जो सिक क्लाइंट होती है ना, हॉस्पिटल में जो आ जाती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, वो उसको डील करना आता हो, ठीक है? इंटेंसिव केयर जो नर्स होती है ना, आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंफर्टेबल विद अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज इन द क्रिटिकल केयर सेटिंग। मतलब ये है कि जो इंटेंसिव केयर नर्सेज होती हैं आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंफर्टेबल विद वाइड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब ये है कि जो भी आईसीयू नर्स होती है, वो अगर आप आईसीयू में पहले दफ़ा जब आप अंदर हो जाती है ना, वो आपको लगेगा कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा मशीन है, टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा वायर्स होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब इंस्ट्रूमेंट पड़ी हुई थी, आपको एक अजीब सा लगती है। लेकिन जो आईसीयू नर्स होती है वो एक्सपर्ट, उसको ये सब चीज़ें क्या होती है, वो कंफर्ट लगती है, कोई भी वो अनकम्फर्टेबिलिटी नहीं होती। फिर अब हम हिस्ट्री ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स की बात करते हैं कि क्रिटिकल केयर जो हिस्ट्री है वो किस जगह कहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो द फर्स्ट इंटेंसिव केयर यूनिट एमर्ज इन द 19 जो है वो 50 से। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रखने कि 1950 सिटीज टू प्रोवाइड केयर टू वेरी एल पेशेंट हु नीडेड वन टू वन केयर फ्रॉम नर्स। मतलब क्रिटिकल केयर नर्सिंग उस टाइम से आए हुए हैं 1950 से लेके, तो एमसीक्यूज में आ रही है, ठीक है? कि वो क्या होती है, वो पेशेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग और इलनेस कंडीशन और उसको वन टू वन जो केयर होती है नर्सेज को वो प्रोवाइड होनी पड़ती है। तो वो हम उसको क्या करते हैं, वो उसकी हिस्ट्री है। तो रीजंस फॉर एडमिशंस टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, अगर एक पेशेंट आ जाती है, अभी ये भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीजंस होती है कि वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से एक पेशेंट जब आ जाती है हॉस्पिटल में, तो उस अगर इसमें ये वजूहात होंगे इस पेशेंट में, तो वो हम डायरेक्टली इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ये चीज़ें ठीक है, थोड़ा सा भी ठीक है, तो फिर वो हम जनरल वार्ड में जो है वो रेफर करते हैं। तो इससे मतलब इसे पढ़ने से पहले जो है मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके मिनट चैनल हमारे यूट्यूब चैनल पर नई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजिम दबा दीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो जितने भी है वो आप लोगों तक बर वक्त हो जाए, ठीक है? तो अब आप बात आती है कि सबसे पहले ये कि अगर एक पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो, ठीक है? तो
इसमें हम बात इसलिए ज़्यादा नहीं डिटेल करते क्योंकि एक-एक जो है वो फिर डिवीज़न में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी अगर डिफ़िकल्टी हो, तो उस रीज़न्स की वजह से हम आईसीयू में एडमिट करेंगे। दूसरी बात है कि सर्कुलेटरी प्रॉब्लम मतलब उसकी जो हेमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी हो, उसकी जो ब्लड की जो मकदार होती है, ठीक है? तो वो अगर उसमें ज़्यादा कमी और या ज़्यादती आ जाती है, तो मोस्टली अगर हीमोडायनामिक अनस्टेबल हो, तो वो हम आईसीयू में लेते हैं। क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली कार्डियक मॉनिटर अटैच करेंगे ताकि उसको मॉनिटरिंग हो जाए। न्यूरोलॉजिक चेंजेस अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो एक्सीडेंट वगैरह की वजह से उसकी जो कोमा में हो या उसकी मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब हो या उसकी ओरिएंटेड टू प्लेस पर्सन और टाइम की जो है वो नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से भी हम आईसीयू में लेते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मतलब अगर एक पर्सन ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अभी उसको है भी और वो बहुत ज़्यादा और इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा है तो आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम मतलब उसमें ज़्यादातर जो कीटोएसिडोज़ होती है या उसी तरीके से एसिडोज़ कंडीशन आ जाती है, तो उसकी वजह से अगर एक पर्सन को डीकेए है, ठीक है? तो वो हम लेके जाते हैं आईसीयू में। सर्जरी सर्जरी जो है वो अगर मेजर सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है? या अदर ब्रेन वगैरह तो वो भी हम लेते हैं। तो ये 6 कंडीशन ऐसे हैं, 6 रीज़न्स ऐसे हैं, तो उसकी वजह से एक पेशेंट जब आ जाती है हॉस्पिटल में तो वो हम आईसीयू में इस बेस पे एडमिट करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम उसमें होंगे उस पेशेंट में, सबसे पहले हमने क्या बताया कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी मीन कि निमोनिया अगर एक पर्सन को जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन हो या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, मतलब उसकी जो पल्मोनरी जो अ, आर्टरीज़ चली हुई होती है ना, वो आर्टरी में अगर कोई भी बबल्स वगैरह बन जाती है और वो एम्बोलाई जो है वो लंग्स में या हार्ट में दोबारा आ जाती है ना, तो उसकी वजह से जो है वो हम उसको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। ड्रग ओवरडोज़ अगर एक मतलब पेशेंट को ड्रग ओवरडोज़ हुआ है ना, तो वो भी हम क्या करेंगे आईसीयू में जो है वो एडमिट करेंगे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर एक पेशेंट ऐसा है कि वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, तो वो भी हम यूज़ करेंगे। डिवाइस अगर हम बात कर लेंगे ना तो जो रिस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती है उसमें कौन कौन सी डिवाइस यूज़ होती है तो मोस्ट कॉमनली जो डिवाइस यूज़ होती है ना उसमें सबसे पहले जो है वेंटिलेटर होती है। वेंटिलेटर ये है कि ये कंटिन्यूस सपोर्ट होती है और उस पे हम पेशेंट लेके जाते हैं और उसको हम कंटिन्यूस केयर लेते हैं। दूसरा ये कि रिस्पिरेटर होती है, रिस्पिरेटर वो भी एक ऐसा डिवाइस होती है, ठीक है? कि हम उस अगर एक पेशेंट को मतलब रेस्पिरेशन की ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो उसको हम मतलब अगर उसको ज़रूरत हो तो वो रेस्पिरेटर लगा सकते हैं, ठीक है? ताकि रेस्पिरेशन क्या हो जाए, वो अच्छी हो जाए और वेंटिलेटर पे हम उसकी जो मतलब नॉर्मल सर्कुलेशन हो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। दूसरा ये कंडीशन कि सर्कुलेशन प्रॉब्लम हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी अगर कंडीशन एक पर्सन में हो जैसा कि अगर एक पर्सन ऐसा है कि वो उसको हाइपोटेंशन है मीन लो ब्लड प्रेशर है, तो उसको भी हम क्या करते हैं मतलब आईसीयू में एडमिट करेंगे। दूसरा ये कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन मीन हार्ट अटैक अगर एक पर्सन को होती है ना, तो उसको भी हम आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। ब्लीडिंग फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल वाउंड मतलब उसको अगर एक पर्सन ऐसा है कि उसकी ब्लीडिंग इंटरनल या एक्सटर्नल होती है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको भी इन्वॉल्व करते हैं आईसीयू में लेके जाते हैं। रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड प्रेशर विद इन द हार्ट मतलब ये जो आईसीयू में वो भी पेशेंट लेते हैं जो उसको सोफिस्टिकेटेड मीन जो हसास क्या होती मॉनिटरिंग हो जाती मतलब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आपने लेने होंगे, ठीक है? ताकि कार्डियक आउटपुट जो है एंड प्रेशर विद इन द हार्ट जो है वो बढ़ जाए, ठीक है? फिर तीसरी नंबर जो है वो न्यूरोलॉजिक चेंजेस होती है। तो न्यूरोलॉजिक चेंजेस में ये है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर चेंज इन द मेंटल स्टेटस अगर एक पर्सन ऐसा है कि उसकी जो कॉन्शियस लेवल है या उसकी जो मेंटल स्टेटस है अगर वो चेंज हो तो आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। हेड इंजरी अगर एक पर्सन को हो या उसकी ब्रेन सर्जरी हो जाती है या उसकी स्ट्रोक मतलब जो ब्लड है उसकी एकमुलेशन जो है वो ब्रेन में जो है वो नहीं हो उसकी मतलब ब्रेन तक जो है वो रसाई कम हो। स्पाइनल कॉर्ड जो है इंजरी है वो भी हम क्या करते हैं न्यूरोलॉजिक चेंजेस की वजह से ही क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वो भी हम अगर एक पर्सन को हो जाती है ना तो वो हम लेके जाते हैं आईसीयू में। फिर फोर्थ नंबर जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अगर एक पर्सन ऐसा है कि उसकी बर्न वाउंड या अगर अब बर्न वाउंड ये क्यों जो है वो इन्फेक्शन के लिए जो है वो रिस्क होती है क्योंकि जैसा कि उसकी जो नॉर्मल सेल होती है वो मोस्टली बर्न की वजह से डेथ हो जाती है और उसकी जो मतलब कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती है और भी बैक्टीरिया हो सकती है या वगैरह ये चीज़ें उसको इन्फेक्शन कर सकती है, ठीक है?
फिर क्या है कि जो रिक्वायर्ड वेरी इंटेंसिव केयर फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्लूइड मैनेजमेंट, और फिर हम उसके लिए जो है वो क्या रिक्वायर्ड वो ज़्यादा जो है वो इंटेंसिव केयर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और फ्लूइड की जो हम मैनेजमेंट है वो रिक्वायर्ड होनी पड़ती है, ठीक है, जो इन्फेक्शन के रिस्क में हो, ठीक है। फिर अगर 5 नंबर रीज़न ऐसा है कि मेटाबॉलिक अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी हम आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। जैसा कि एब्नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम जो डायबिटीज़ होती है या रीनल फेलियर होती है, अगर एक पर्सन ऐसा है, मतलब डायबिटीज़ में ज़्यादातर जो है वो डीकेए होती है। उस अब डीकेए क्या होती है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये वो कंडीशन होती है जो कि आपकी बॉडी जो अपना नॉर्मल ग्लूकोज़ की प्रोडक्शन है उसकी कंज़म्पशन नहीं कर सकती। और मतलब उसकी एसेसिबल नहीं है, तो फिर वो अपनी जो प्रोटीन और जो अदर सब्सटेंसेस होती है बॉडी में फैट्स वगैरह वो उसको ब्रेक डाउन करके वो कीटोन बॉडी बना देती है, और वो कीटोन बॉडी जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो एसिडोसिस कंडीशन लेके आती है, और ये आपको प्रॉब्लम में लेके जाती है। आपकी एंजाइम की जो स्पेसिफिक पीच होती है उसको डिस्टर्ब करती है और सारा निज़ाम को डेथ की तरफ जाती है। फिर क्या है कि रीनल फेलियर जो है वो, हाँ, अगर एक पर्सन को हो तो वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हम आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। एसिड बेस इम्बैलेंस अगर एक पर्सन को हो तो वो भी आईसीयू में लेके जाते हैं। फिर सर्जरीज की बात हो रही है तो ओपन हार्ट सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी अगर एक पर्सन को हो, ब्रेन सर्जरी, एक्सटेंसिव जो एब्डोमिनल सर्जरी, अगर लेप्रोटोमी वगैरह ये प्रोसीजर हो जाती है ना, तो उसकी वजह से जो है भी हम आईसीयू में जो है वो शिफ्ट करेंगे, या आर्थोपेडिक सर्जरी हो जाती है। अब वो कौन-कौन सी नीड्स होती है, जो कि क्रिटिकली इल क्लाइंट एंड उसकी जो फैमिली है, मतलब फैमिली और क्लाइंट दोनों के लिए जो नीड्स होती है, ज़रूरत होती है, वो कौन-कौन से हैं? पहला जो है वो कि फिज़िकल नीड होती है। फिज़िकल नीड मीन उसकी जो कंफर्टेबल कंडीशन होना चाहिए, ठीक है? मतलब उसको ऐसा लाइटिंग, उसकी ऐसा मतलब बेडिंग, उसकी ऐसा मतलब कंडीशन अपने एनवायरमेंटल प्रोवाइड करना है, ताकि वो क्या हो, मतलब वो उसको महसूस अच्छी हो। मतलब उसको डिस्कम्फर्टेबिलिटी उससे ना हो। इमोशनल, मतलब उसको जो इमोशनल होती है उसको आपने सपोर्ट देना है, ठीक है? साइकोलॉजिकली सपोर्ट भी देना है, ठीक है? कि अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं होगा, ठीक है? फिर क्या है, सोशल, सोशल मीन ये भी आपने उसकी जो है वो ज़्यादातर पैसों वगैरह की टेंशन में होती है, या अदर जो आइसोलेशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, तो ये सब चीज़ें आपने जो है वो उसको प्रोवाइड करना है। फिर क्या है कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, जैसा कि आईसीयू में बहुत ज़्यादा लाइटिंग भी होती है, तो उस लाइटिंग से बचने के लिए आपने क्योंकि जो ज़्यादातर जो उसकी लाइट होती है आर्टिफिशियल, वो आइज़ पे पड़ती है, और आइज़ तो वो खोलते नहीं खोल सकती, तो उसकी वजह से फिर तो अंदर फ्लूइड होती है आइज़ में, वो खुश मतलब जो मतलब उसको हम कहते हैं ना कि उसकी जो फ्लूइड है वो ख़त्म होके आइज़ को नुकसान देती है। तो ये सारे फिज़िकल नीड, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल और एनवायरमेंटल नीड ये पूरी करनी है। प्रॉब्लम क्या-क्या हो सकती है आईसीयू की जो पेशेंट है उसको, ठीक है? तो उसकी जो पहला नंबर जो प्रॉब्लम है वो कि पेन, इमोबिलिटी और ये मतलब उसको पेन हो सकती है। फिर इमोबिलिटी, जो भी आईसीयू पेशेंट होती है मोस्टली वो डिपेंडेंट होती है, वो अपनी खुद जो है वो बिना पे वो मूवेबल नहीं हो सकती। डिसओरिएंटेशन में ये है कि वो राइट प्लेस पर्सन और टाइम, मतलब जो टाइम प्लेस पर्सन की वो ओरिएंटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, तो वो ये प्रॉब्लम फेस करेगा। स्लीप डिप्रावेशन वो भी फेस करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कंडीशन होती है कि सारे जो है वो उसकी इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो नाइस प्रोडक्शन करती है, तो उसकी वजह से वो स्लीप खराब हो जाती है। वो प्रॉपर स्लीप नहीं करेगा। पावरलेसनेस, और उसकी जो पावरलेसनेस होती है वो भी क्या होती है, वो भी इसमें पैदा हो जाती है। होपलेसनेस, और वो अपनी होप जो है वो उम्मीद जो है वो ख़राब कर सकती है। फिर डिलीरियम आईसीयू जो साइकोसिस होती है, मीन जो कन्फ्यूजन होती है, जो भी पेशेंट आईसीयू में आएगा ना तो उसकी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, डिलीरियम। तो ये प्रॉब्लम आईसीयू की जो पेशेंट है उसको आ सकती है। तो ये सारे जो फंडामेंटल कंसेप्चुअल केयर, नर्सिंग केयर, क्रिटिकल केयर नर्सिंग होती है ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूरी होती है। फीलिंग, अभी हम क्लाइंट की जो इनर थॉट होती है, उसकी जो इनर फेशियल रिस्पॉन्स होती है ना, वो हम फीलिंग के थ्रू जो है वो सेंस कर सकती है। जैसा कि आइसोलेटेड वो फील करेगा, तो उस आइसोलेटेड की होने की वजह से वो एनोक्सिस होगा, मीन को वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब एंगर होगा, गुस्सा होगा, ठीक है, खतरनाक हो गए, डिप्रेस भी होंगे, ठीक है, डिप्रेस, और केयर अबाउट द देयर ट्रीटमेंट, और वो अपनी जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी वजह से, तो उस ट्रीटमेंट को क्या करते हैं, उसको नुकसान होने से वो क्या होती है, उसको खौफ होती है। द अननोन, ठीक है। फिर अभी हम
क्या करते हैं कि स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग जो थिंकिंग होती है ना, तो स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थिंग्स अनयूजुअल जो मशीन्स होती है उसकी इसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस होती है कि मतलब उस आईसीयू में तो बहुत ज़्यादा मशीन वगैरह होती है ना, तो इसीलिए। फिर क्या है कि जो लाउड नॉइस उसको बहुत ज़्यादा नॉइस भी हो सकती है। उस आईसीयू में तो ज़्यादा नॉइस ही नॉइस होती है, क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ़ किस्म मोटिलेटर और जो कि कैलिब्रेटर वगैरह ये सब चीज़ें लगी हुई होती हैं। उसको इक्विपमेंट अलार्म्स की वजह से या कांस्टेंट लाइट, उस पे ज़्यादातर लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली तो ऑन होती है आईसीयू में, तो उसकी वजह से भी डिस्कम्फर्टेबिलिटी उसको पेश होती है। फिर क्या है कि कांस्टेंट अटेंशन, उसकी कांस्टेंट अटेंशन की वजह से वो जो नर्स होती है वो एक पेशेंट के साथ जो है वो रहेगा, और कांस्टेंट मॉनिटर की वजह से उसको स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो सकती है उस पेशेंट को। स्टाफ कन्वर्सेशन की वजह से या फिजिकल रिस्ट्रेंट की वजह से, लेक ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, तो उसकी जो प्राइवेसी है उसकी, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट होती है, तो उसकी प्राइवेसी दूसरों को जो है वो लेके ला जाती है ना, तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थिंकिंग, इसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकती है। फिर क्या है कि जो इनएडुकेट कंट्रोल पेन एंड जो एंजाइटी होती है, तो वो अगर ये इनएडुकेट क्रिटिक जो कंट्रोल होती है पेन और जो नर्वस कंडीशन होती है खतरनाक, वो अगर इनएडिक्वेट कंट्रोल हो, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते पेन और एंजाइटी, तो फिर वो स्ट्रेस में चला जाएगा। सेपरेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर, मतलब जो उसकी अपने होती है ना, अपनों से वो आइसोलेटेड होती है, तो उसकी वजह से उसको हो सकती है प्रॉब्लम। फिर अल्टर्स इन स्लीप, स्लीप अल्टर किन-किन वजहों से हो सकती है? मतलब अगर स्लीप आपका अल्टर हो जाती है, तो आपकी बॉडी पे क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पहले है कि इम्पेयर इम्यूनिटी एंड हीलिंग। आपकी अब पहले बात तो ये ना कि आईसीयू में जो इम्यूनिटी एंड हीलिंग प्रोसेस होती है, लेकिन ये किस वजह से होती है? ये क्योंकि अल्टर इन स्लीपिंग की वजह से होती है। ठीक है? तो स्लीप अगर प्रॉपर हो, तो फिर आपकी जो हीलिंग है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव होंगी। एंगेज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, और उसकी वजह से जो नेशन इन स्लीप, स्लीप की ख़राब होने की वजह से क्या होती है, उसको कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उसकी बॉडी में, क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीजन वो नहीं लेते। फिर क्या है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, और उसकी जो नाइट्रोजन की जो मकदार होती है बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी से जो है क्या होती है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस उसमें क्रिएट हो जाती है। फिर की स्टिमुलेशन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब ये है कि जो पर्सन स्लीप, जिस पर्सन का स्लीप अच्छा या पूरा ना हो, तो अगर आपको उसको अच्छी बात भी करवाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फ्लाइट एंड फाइट मूड उसमें ज़्यादा स्टिमुलेशन होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो इंशाल्लाह बी पार्ट हम दूसरे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।